लास्ट क्लासेस में जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा वो उन मॉलिक्यूल्स के लिए था जिसमें डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन नहीं होता है, जो मॉलिक्यूल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं पूरी तरह से। जब हम किसी मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट नहीं होता, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस नहीं बनाता है। तो ऐसा अगर कोई रिएक्शन किसी तरीके का हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। सिंपली अगर सोचा जाए, आयनिक इक्विलिब्रियम को आज हम डिटेल से डिस्कस करना शुरू करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम ये डिटेल पढ़ेंगे। तो जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जो डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में। तो इससे पहले कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करें, हमें कुछ कंपाउंड्स के बारे में जानना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट हम किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम कई पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सब्सटेंसेस को हम एक तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं कुछ कंपाउंड्स को। बात हो रही है उन कंपाउंड की जिनमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं या जिनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं। जिन कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट होकर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिन कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड नहीं होते वो आयन में डिसोसिएट नहीं होते, जैसे मीथेन है CH4, जैसे बेंजीन है C6H6, जैसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। इथीन है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये मीथेन से मीथेन ही रहेगा, CH4 से CH4 ही रहेगा। ऐसे केस में अगर हम इक्विलिब्रियम कभी अप्लाई करेंगे तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, हम उसे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होते, डिसोसिएशन नहीं होता, आयंस नहीं बनते, वो सारे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी पहचान कैसे होती है, जब हम इनसे सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इनके, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जैसे मैंने वाटर लिया, बिल्कुल 100% प्योर वाटर है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ये वाटर। कैसे करेगा, क्या चीज है जो मूव करेगी, या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी 100% प्योर वाटर में। ये जो हमारा टैप वाटर होता है ये 100% प्योर नहीं होता, इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं कुछ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मैं कह रहा हूं प्योर वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर हम जिसे कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड कर दूं, NaCl, NaCl क्या करेगा, वाटर में आकर के Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में जैसे ही टूटा तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी इसमें। तो पहचान करने का तरीका क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस का, वाटर में डिसॉल्व करने पर हम कंडक्टिविटी इनकी चेक करते हैं और इनकी कंडक्टिविटी पॉजिटिव आ जाएगी। जब हम बिल्कुल प्योर वाटर में कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेंगे तो कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं प्योर वाटर लेता हूं और दो इलेक्ट्रोड रखता हूं, यहां पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड मैंने रख दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। अब मैंने इसमें बेंजीन ऐड कर दिया, यहां से उठाया बेंजीन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था इसमें ऐड कर दिया, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो वैसे ही आयन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल कराने के लिए, पास करने के लिए, चलाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या आयन चाहिए। सॉलिड में तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तार है अगर कोई लोहे का या आयरन का या एल्यूमिनियम का, उसमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ट्रेवल करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और सोल्यूशन में कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, आयन से पास होगी। ये जो सोल्यूशन है इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगर होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये सेल के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, एक नेगेटिव होता है। जो हमारा कैटायन होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को रन करता है। कोई कैटायन सोल्यूशन में फ्री बन गया तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेगा, कोई एनायन बन गया तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ये पहचान करने का तरीका है एक तरीके से। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उनके एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व भले ही हो जाएंगे। जैसे शुगर है, शुगर डिसॉल्व होना एक अलग बात है, डिसॉल्व हो गया शुगर, लेकिन शुगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है।
अपने आयन में नहीं टूटेगा। जो शुगर हम खाते हैं, चीनी, खाने वाली चीनी, खाने का नमक, NaCl, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि जब मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो आपको यहां पर एक छोटी सी बात पता चल गई कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में टूट जाते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने आयन में नहीं टूटेंगे। अब इक्विलिब्रियम पर इसे थोड़ी देर सोच करके देखो, यहीं से सोचना शुरू करो। इक्विलिब्रियम पर अगर मैं सिंपल एक सब्सटेंस लेता हूं कि मैंने शुगर लिया, सपोज करते हैं C6H12O6, ये मैंने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। H2O डिसॉल्व करने के बाद ये सॉलिड था, S लिखा मैंने इसे, और ये C6H12O6 एक्वस हो गया। अब ये वाटर में डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल है। अब ये अगर मैं वाटर हटा दूं, इवेपोरेट कर दूं, हीट कर दूं, तो ये वापस सॉलिड शुगर बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। रिवर्सिबल है ये रिएक्शन। यहां इक्विलिब्रियम हम सिंपल लिखेंगे, K की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूं तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप ये देखोगे कि C6H12O6 एक्वस है मेरे पास ये, एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिख दिया जाएगा एंड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिख दिया जाएगा। ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब सॉलिड का हम 1 मानते हैं, वो बात एक अलग है, उसको छोड़ते हुए, लेकिन के इक्विलिब्रियम मैंने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल मान लो इलेक्ट्रोलाइट होता, अब मैं दूसरी बार ले रहा हूं यहां सोडियम क्लोराइड NaCl लिया मैंने। जब मैं NaCl को डिसॉल्व करूंगा, NaCl सॉलिड है, सॉलिड, ये NaCl एक्वस बनने की जगह ऐसा नहीं होगा यहां, ये तो Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ये एक नया काम हुआ है यहां पर, जो कि डिफरेंट है एक केमिकल इक्विलिब्रियम से। जब मैं K की वैल्यू चेक करना चाहता हूं, K इक्विलिब्रियम यहां आयनिक में चेक करूंगा, तो मुझे सोडियम पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होगा, Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होगा, डिवाइडेड बाय NaCl एक्वस लिखना होगा, या NaCl एक्वस ना लिख करके NaCl सॉलिड यहां पर लिख सकते हो। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिसाइड कर सकते हैं आयनिक के लिए। मतलब प्रोडक्ट साइड पर हम आयंस कंसीडर करेंगे अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो। ये सारी चीज से हमें मतलब नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से और चीजों से, हमें तो इस बात से मतलब है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये आयन में डिसोसिएट हो गया है। अगर आयन में डिसोसिएट हो गया है तो हमारे इक्विलिब्रियम पर फर्क पड़ेगा, उनके नंबर पर भाई फर्क तो पड़ेगा ही ना। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास ए भी है एक, ये 1 मोल है, 1 मोल ले लिया मैंने और मैंने इसे डिसोसिएट किया, मान लो ये 0.5 मोल डिसोसिएट हो गया। अब अगर डिसोसिएट हो गया 0.5 मोल, ए पॉजिटिव बना, बी नेगेटिव बना, तो 0.5 ये बनेगा, 0.5 ये बनेगा। ये तो टूट के 2 पार्ट में बन गया, डिवाइड हो गया। अब मैं जब प्रोडक्ट लिखूंगा तो प्रोडक्ट तो डिफरेंट आएगा ना। यहां पर जब मैं के इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो के इक्विलिब्रियम ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, तो अब उसका मल्टीप्लिकेशन मुझे करना पड़ेगा इनके कॉन्सेंट्रेशन का, दोनों का। तो के इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल डिफरेंट आएगा ही आएगा यहां। तो ये केस पहले वाले केस से काफी हद तक अलग हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम बाहर से कुछ ऐड करते हैं तो पहले हम कह देते थे कि वन ऑफ द प्रोडक्ट ऐड कर दें, अब प्रोडक्ट ना ऐड करके वन ऑफ द आयन हम ऐड कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन देखेंगे कि किधर शिफ्ट होना चाहिए। वो मोर और लेस ले शतेलियस प्रिंसिपल भी अप्लाई होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी होगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, वो सारी चीजें वैसी की वैसी चलती रहेंगी। बस एडिशनली एक चीज आ गई, हम इस आयनिक इक्विलिब्रियम को शुरू करने से पहले पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज इस बारे में होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डिटेल क्या होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम किसे बोलते हैं, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट हम किसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है। ये शब्द जो मैंने बोला है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन।
मैं अगर आम भाषा में सिंपल वर्ड्स में मैं इसको बोलता हूं तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, 100 मॉलिक्यूल में से 100 के 100 आयोनाइज हो गए। सोडियम क्लोराइड, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NaCl। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि ये सारा का सारा वाटर में टूट जाता है। अगर मैंने 1 मोल लिया, 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया इसको, तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड 0 बचेगा और Cl नेगेटिव पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट। 1 मोल का 1 मोल, अब यहाँ कितना बन गया? 1 मोल। थोड़ी देर शुरू में तो 0 था ये, आफ्टर सम टाइम यहाँ 0 बचा, ये 1 मोल हो गया। 1 मोल क्या बना? Na पॉजिटिव। 1 मोल क्या बना? Cl नेगेटिव। ये आयोनाइजेशन तब जब 100%, लेकिन दुनिया के सब मॉलिक्यूल 100% आयोनाइज नहीं होते, कुछ थोड़े होते हैं 50%। मान लो ये मेरे पास कोई और दूसरा मॉलिक्यूल है, एसिटिक एसिड है CH3COOH। शुरू में जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया ही नहीं इसे, तब ये 100% था। 100 मॉलिक्यूल थे, सपोज करते हैं 100% को मान लो, यहाँ कुछ भी नहीं था। थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, थोड़ी देर मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने पर ये आयनाइज होना शुरू हुआ, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में टूट गया ये। लेकिन सारा नहीं टूटा ये, 100 में से 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए या एक हुआ, मान लो एक हुआ, तो 100 में से एक तो कन्वर्ट हो गया, यानी 100 माइनस 1, ये बचा हुआ पार्ट, इक्विलिब्रियम पर जो बचेगा पार्ट वो ये बचेगा। 100 माइनस 1, 99 मॉलिक्यूल बचे इक्विलिब्रियम पर आफ्टर टाइम t। यहां कितने हो गए? 1। यहां कितना हो गया? 1। अब ये इससे अलग है। यहां में एक और चीज, ये तो हम बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हैं कि जितने मोल्स हमें रिएक्टेंट के गिवन है उतने के उतने ही हम प्रोडक्ट के लिख देंगे आयंस में, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयोनाइजेशन हो रहा है तो। लेकिन अब यहां एक और फैक्टर वर्क कर रहा है जो है परसेंट। ये 1% आयोनाइज हुआ तो मैंने 1 मोल इधर लिख दिया, 1 मोल इधर लिख दिया, 99 बचे हुए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है ये। अब अगर के इक्विलिब्रियम मुझे निकालने को बोला जाएगा तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव 1 मोल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 1 मोल, और यहां 100 मोल। तो बहुत कम के इक्विलिब्रियम आ रहा है। मान लो आपने कुछ ऐसा किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये आयोनाइजेशन बढ़ गया, इसका आयोनाइजेशन बढ़ के 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिखूंगा मैं, इधर 2 लिखूंगा, यहाँ 98 लिखूंगा। सॉरी, मैंने यहाँ एक गलत लिख दिया, ये 100 की जगह मुझे 99 लिखना चाहिए था, यहाँ ये मैंने गलत लिखा, इसे सोच लेना सही से। ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तो 99 है ना, 99 लिखना चाहिए। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये एक की जगह 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होने लगे। जब 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होने लगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 98, 100 माइनस 2, 98 बचे। तो मैं नया एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम लिखूंगा क्या? 2, 2 एंड 98। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इसके आयोनाइजेशन पर डिपेंड कर रहा है, जबकि ऐसी कोई बात हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ी थी। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो आयोनाइजेशन हो ही नहीं रहा था मॉलिक्यूल्स का। अब एक शब्द जो होता है, जो मैं बोल रहा था अभी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन या एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, आप इनमें से कुछ भी बोलो, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला जो शब्द है वो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जितना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसकी ज्यादा होगी, तो ये बातें यहां तक पहुंचने के लिए कुछ थोड़ी सी थ्योरी रिक्वायर्ड है। ये जो हम थ्योरी पढ़ते हैं ये सारी इसीलिए काम आती है। तो ये जो मैं अभी कैटेगराइजेशन करूंगा, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मेरी बात किसी हद तक आपको समझ लग गई होगी। कुछ तो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो तो आयनिक इक्विलिब्रियम से बाहर हो गए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो तो आयन बनाएंगे ही नहीं भाई। और कुछ हो गए हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% आयोनाइज हो रहे हैं जो। कुछ हो गए हमारे पास मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट, जो 30%, 40%, 50% आयोनाइजेशन दे रहे हैं। और कुछ हो गए वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनका आयोनाइजेशन होता तो है लेकिन काफी कम होता है,
जैसे एसिटिक एसिड मैंने एग्जांपल लिखा था, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। ये कैटेगरी आपके दिमाग में होने चाहिए, ये एग्जांपल्स भी आपके दिमाग में होना जरूरी है। तो ये तो हमने इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन की कि इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स क्या हैं, जिनमें भी आयनिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे NaCl, बेरियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होंगे इसमें, बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो अब हम ये जो पढ़ रहे हैं ये कैटेगराइजेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का? जिनका डिसोसिएशन पूरी तरह से हो जाता है और जो बड़ी आसानी से आयोनाइज होकर, जिसके ज्यादातर मॉलिक्यूल 100%, 99%, 98% कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी फर्दर हम कई सारे टाइप में कैटेगराइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड उन्हें कहा जाता है जिसमें H पॉजिटिव होता है डोनेट करने के लिए। आप जानते हो कुछ एग्जांपल्स एसिड के, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब है कि आप जितने मोल HClO3 के लोगे, लगभग उतने ही मोल H पॉजिटिव के बन जाएंगे। वाटर में डिसॉल्व करने पर कुछ बचा नहीं रहेगा, HClO3 पूरा डिसॉल्व। अगर मैंने यहां पर 100 मोल लिए इसके, तो 100 मोल्स H पॉजिटिव के बन जाएंगे लगभग। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये सब एग्जाम्पल्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक कैटेगराइजेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैंने वर्ड एसिड बोल दिया तो एसिड वो होते हैं जिनमें H पॉजिटिव जरूर प्रेजेंट होता है। अगर इन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, तो इसमें H पॉजिटिव जरूर प्रेजेंट है। एक H पॉजिटिव ये है, 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 एक H पॉजिटिव ये है। डिसोसिएट करोगे HBr को तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूट जाएगा। एक कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जिसमें OH नेगेटिव पूरी तरह से आयोनाइज होकर अलग हो जाता है, जिसमें OH नेगेटिव जरूर प्रेजेंट होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। KOH भी हो सकता है, CaOH ट्वाइस भी हो सकता है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसका मतलब है जितने भी मॉलिक्यूल आप लिथियम हाइड्रोक्साइड के लोगे वो सब के सब आयोनाइज हो जाएंगे। ऑलमोस्ट की बात हो रही है, कई बार 100% नहीं होते लेकिन 99%, 98% आयोनाइज होते हैं। लिथियम पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो आपने 1 मोल लिए तो 1 मोल OH नेगेटिव बन गए, यानी सारे के सारे आयोनाइज हो गए। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब पूरी तरह या लगभग पूरी तरह आयोनाइज हो जाते हैं। इसके बाद सॉल्ट एक कैटेगरी है। कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड, ना तो H पॉजिटिव होता उनमें डिसोसिएट होने के बाद, ना उनमें OH नेगेटिव निकल पाता, दोनों नहीं होते, लेकिन फिर भी आयंस जरूर होते हैं, A पॉजिटिव B नेगेटिव में ये टूट जाते हैं। इनको हम बोलते हैं सॉल्ट। ये सॉल्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सामने लिखे हैं। ये सब एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा इसका सोचने का एक तरीका होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कौन से होते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं इसको? जिनमें भी ये S ब्लॉक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाईली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये सोडियम है, ये सोडियम है, ये कॉपर है। मेटल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना रहे होते हैं। अगर हमारे पास S ब्लॉक का कोई सॉल्ट है, एल्कली मेटल का सॉल्ट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का सॉल्ट है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट काउंट होगा।
यानी जब मैं CaNH2, थोड़ा इसे करेक्ट कर लो, ये ट्वाइस है यहाँ, CaNH2 ट्वाइस, जब मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2NH2 नेगेटिव में टूट जाएगा। ये बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में। इस स्टेज में बस हमें इतना समझना है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाओ इनसे, 2-4 बार इन्हें देख लो, लिख लो, ताकि जब ये आए तो क्लिक कर जाए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमें इस स्टेज में बस ये सीखना है कि आपको ये पता चल जाए कि कुछ मॉलिक्यूल पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल का कुछ परसेंटेज आयोनाइज होता है। ये बात हमारे काम की है। आगे तक जब चलेंगे तो ये आपको बात समझ आ चुकी होनी चाहिए। भले ही आपको पूरे एग्जाम्पल्स ना याद हो, रटे हुए होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमें नहीं पता, लेकिन ये मीनिंग पता होना आपको जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है। ये सामने जो डायग्राम है इसमें आयोनाइजेशन प्रोसेस शो किया गया है। अब ये जरूरत कई बार पड़ जाती है कहीं पर। हमारे पास एक सॉलिड क्रिस्टल है, सपोज करते हैं सोडियम क्लोराइड का लगा हुआ है, ऐसा ये क्रिस्टल होता है एक। यहां पर लगा हुआ है सोडियम, इसके साथ क्लोरीन, सॉलिड है ये। यहां पर सोडियम बना हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर सोडियम है, इधर क्लोरीन आ जाएगा। तो ये सोडियम क्लोरीन एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड वे में पूरा डिटेल के साथ ये लैटिस स्ट्रक्चर बना करके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब जैसे सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, इधर भी सोडियम क्लोरीन, नीचे भी क्लोरीन सोडियम। वाटर मॉलिक्यूल आएगा इसके पास, वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एंड H, डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव है। आयोनाइजेशन कैसे होता है ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इस पर चार्ज है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन कम था, तो चार्ज आ गया। ये चार्ज सोडियम क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्लोरीन सोडियम में सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। शुरू के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बाद के इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इससे कुछ अट्रैक्शन शो करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ऑक्सीजन। अब एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, ये घेरता है। धीरे धीरे इसे लालच आ ही जाता है सोडियम को, ये यहाँ से अपना लैटिस छोड़ के, जहां पर ये ऑर्गेनाइज था, छोड़ के इसके साथ निकल जाता है घूमने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये तो पूरा लैटिस था, वाटर मॉलिक्यूल आए, कोलाइड किया, पोलर पार्ट ने Cl नेगेटिव को वाटर के पॉजिटिव पार्ट ने इंटरेक्ट किया, सोडियम पॉजिटिव को वाटर के नेगेटिव पार्ट ने इंटरेक्ट किया, और फिर ये धीरे से सोडियम बाहर हो गया। जब सोडियम बाहर हो गया तो उसे चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे। आपने पढ़ा भी है पहले, थोड़ा हाइड्रेशन बताया मैंने, एनर्जी भी चाहिए होती है इसमें, एनर्जी लिबरेट भी होती है, स्टेबलाइज भी होता है। ये लैटिस तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी लिबरेट होगी जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो ये बस एक फिजिकल प्रोसेस समझाने की कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा रिलेशन इस चैप्टर से इस बात का नहीं है, इसकी थ्योरी से बस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये टूटता कैसे है, सॉलिड कैसे आयन में बदल जाता है। सॉलिड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए थे। वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल ने किसी एक एटम को, कैटायन को या एनायन को अपनी तरफ खींचा। 2-3-4 वाटर मॉलिक्यूल ने जब इतना खींचा तो वो सॉलिड से बाहर निकल के चला जाता है। जब ये सॉलिड से बाहर निकल, मान लो वाटर यहाँ पर आया, वाटर इधर आया, वाटर इधर आया, चारों पांचों मिलकर के जब ये सोडियम को खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर जब ये बाहर निकला सोडियम, तो वाटर ने चारों तरफ से इसे घेर लिया, हाइड्रेशन कर दिया, सॉल्वेशन कर दिया। हाइड्रेशन यानी सॉल्वेशन, सॉल्वेंट चारों तरफ से सराउंड कर जाना किसी आयन को कहलाता है कि ये सॉल्वेशन प्रोसेस है। इस तरह से ये अब एक्वस कंडीशन में आ जाएगा, सॉलिड से डिसॉल्व हो जाएगा, ये आयन अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ये आयन सोडियम पॉजिटिव
एंड Cl नेगेटिव अब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वाटर की लेयर बन जाएगी इनके चारों तरफ। अब ये फ्री मूव करने के लिए आजाद है कहीं भी। सोडियम से अब इसका कुछ नाता नहीं रहा, ये सोडियम पॉजिटिव से अलग जा सकता है, ये इधर जा सकता है। अब ये सेपरेट हो गए, ये सेपरेट होने का प्रोसेस शो किया गया है। ये प्रोसेस आयोनाइजेशन प्रोसेस है या सॉल्वेशन प्रोसेस हम इसे बोल सकते हैं। ये किसी डिसोसिएशन में ऐसा कुछ होता है। आप जैसे ये नाइट्रिक एसिड ले रहे हो, इतना कुछ ना देखो, ये तो पूरा बड़ा मॉलिक्यूल दिखा दिया गया। HNO3 है सपोज करते हैं, ये HNO3 जब डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव इसका अलग हो जाता है, NO3 आयन अलग हो जाता है। ये पूरा दिखा दिया N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये NO3 पूरा। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सिंपली आप देखो NaOH है, जैसे ये NaOH Na पॉजिटिव में टूट जाएगा, आयोनाइजेशन शो किया गया है, ये OH नेगेटिव में टूट जाएगा। ये KCl है एग्जाम्पल के लिए, ये K पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। वाटर की प्रेजेंस में ये काम होगा, 100% नहीं। तो मैंने अभी तक आपको ये एक एग्जांपल्स बताए जिन्हें हमने नाम दिया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये सब बात एग्जाम्पल की हो रही है फिलहाल। कुछ एग्जाम्पल्स अब हम ऐसे करते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, वाटर में डिसॉल्व करने पर जितने इनिशियली रिएक्टेंट आपको गिवन हैं वो सारे के सारे आयोनाइज नहीं होंगे, उनमें से कुछ होंगे थोड़े से, इनको हम वीक इलेक्ट्रो, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो वाटर में टूट जाते हैं। मैं इलेक्ट्रोफाइल गलत बोल गया था, इलेक्ट्रोफाइल जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब वहां पर ये वर्ड आएगा, गलत जगह आ गया था ये। तो इलेक्ट्रोलाइट यहां वर्ड बोलना होगा आपको। तो इलेक्ट्रोलाइट वीक मतलब जो कम आयन बना पाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स आपके लिए काम के हैं, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना क्योंकि कई बार देते नहीं है एग्जाम्पल में, बस ये लिख देते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें से सारे भी नहीं याद करो आप, तो इसमें से कुछ कर लेना जो आपको ज्यादा जरूरी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक आप एसिटिक एसिड जरूर करना, ये ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये एग्जाम्पल सबसे में, एक हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक होने के बाद इतना खतरनाक है ये, अगर तो स्ट्रांग होता तो क्या करता ये सोच लो। HCN हाइड्रोजन साइनाइड जिसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस मटेरियल होता है। एक ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 3 ये करने हैं, और एक H2CO3। ये कम से कम 4 एग्जाम्पल आपको पक्के याद रखने हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और अगर आप ये बार बार कभी रिपीट करोगे तो आपको धीरे धीरे करके सारे भी पता चल जाएंगे। ये एग्जाम्पल्स मैंने 4 बताए कम से कम वीक इलेक्ट्रोलाइट के, और ये एग्जाम्पल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नाम से पता चल रहा है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो डिसोसिएट होते ही नहीं वाटर में। एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज जो होता है हमारा, शुगर जो टेबल शुगर होती है, खाने की जो चीनी होती है, ये वो C12H22O11। ग्लूकोज जो भी मैंने लिखा था C6H12O6। इथेनॉल, मिथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें सब में कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए आयोनिक बॉन्ड होना जरूरी है, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होना जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के ये डिसोसिएट हो पाएगा। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हो गए। अब इसके बाद ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से शुरू होता है। एक्चुअली ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस साथ अटैच कर रखा है। हालांकि ये एप्लीकेबल आयोनिक इक्विलिब्रियम मेनली एसिड बेस पर ही होता है,
जब हम पीएच डिफाइन करते हैं किसी की, और या फिर हम बेस की पीओएच डिफाइन करते हैं या बफर सोल्यूशन पढ़ते हैं, तो उसके लिए एसिड बेस की समझ होना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पहले एसिड बेस के बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड बेस क्या होते हैं। कई सारे कंसेप्ट हैं एसिड बेस के। पुराने टाइम में तो बस ये सोचा जाता था एसिड मतलब जो तीखा होता है, थोड़ा सा जो हाथ जला देता है, जिसमें बड़ी पंजेंट सी स्मेल आती है, बस वो एसिड है। नाम तो ऐसे दे दिया गया इसका, एसिड। लेकिन केमिकली ये वाली बात ठीक नहीं आती कि एसिड हम किसे बोलें। जलाती तो कोई ऐसी चीज भी बहुत सारी हैं जो केमिकली एसिड नहीं होते। कुछ बेस भी बर्निंग करते हैं, कुछ सॉल्ट भी बड़े खतरनाक होते हैं, कुछ ऐसे जो एसिड नहीं होते वो भी बड़े डेंजरस मटेरियल होते हैं। तो ये एसिड की जो डेफिनेशन दी गई, उसको समझाने के लिए कई सारे कंसेप्ट लिए गए। उनमें से जो पहला कंसेप्ट है वो है आर्हेनियस कंसेप्ट। कई सारे करेंगे, हम ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट करेंगे, आर्हेनियस करेंगे, और एक कंसेप्ट और है। ये तीन कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। बड़ा ये सिंपल सा, आपने सुना भी होगा कि जिन मॉलिक्यूल में भी H पॉजिटिव होता है देने के लिए, उनको हम बोलते हैं कि ये एसिड है। अब ये बात रिलेटेड है प्रैक्टिकल से। H पॉजिटिव कहने को मैंने कह दिया कि H पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात बोल तो दी गई, लेकिन पता चलती है ये बात प्रैक्टिकली। क्योंकि अगर कभी आपसे कोई बोलता है कि हमारे पास मीथेन है, सॉरी CH4, हमारे पास CH3OH है, हमारे पास HCl है। मीथेन H है मीथेन के पास, लेकिन H पॉजिटिव कभी ये डिसोसिएट होगा नहीं, नेवर, नॉट एसिड। मिथेनॉल है, H पॉजिटिव प्रैक्टिकली देता नहीं है ये, CH3O नेगेटिव इसमें कभी नहीं टूटता ये, नेवर। तो मिथेनॉल एसिड नहीं है। अभी हमने लिखा था अल्कोहल इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते। HCl जबकि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ये बात करेक्ट है। तो जो सब्सटेंस H पॉजिटिव फर्निश करते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर, वो एसिड कहलाते हैं। लेकिन ये बात आप मॉलिक्यूल को देख करके नहीं बता पाओगे। सच्ची बात तो ये है कि प्रैक्टिकली हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे हम चेक करके बता सकें। जैसे एग्जांपल के लिए मिथेनॉल लो, उसे वाटर में डिसॉल्व कर दो, अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करो, नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी पास इसमें। कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करने की बात हो रही है? यहां इलेक्ट्रोड लगाया, इलेक्ट्रोड लगाया, यहां पर एक बैटरी लगा दी, यहां पर एक बल्ब लगा दिया। जो बल्ब लगाया उसमें इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होगी। अगर ये कंडक्टर है तो ये जल जाएगा बल्ब, बैटरी तो लगा रखी है। अगर ये नॉन कंडक्टर है तो नहीं जलेगा। अब अगर मैं यहाँ सोल्यूशन में NaCl डालता हूं जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जल जाएगा बल्ब। अगर यहाँ मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं तो ये बल्ब नहीं जलेगा। मैं यहाँ शुगर ऐड कर देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। ये कंडीशन है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये बोलने को तो बोल दी हमने डेफिनेशन, अब लेकिन ये कंडीशनल है कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सब्सटेंस H पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि जिसमें H देख लिया आपने बस बोल दिया कि ये एसिड है। वो तो मैंने एग्जांपल दिया मीथेन का। मीथेन में H एक की जगह 4 हैं, फिर भी एसिड नहीं है मीथेन। HCl में तो सिर्फ एक ही H है, फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो अभी तो फिलहाल डेफिनेशन करो, इसे कंपेयर भी करेंगे हम, हमें कैसे बात पता चलेगी कि कौन एसिड H देगा कौन नहीं देगा, ये क्वेश्चन मार्क अभी दिमाग में रहते हुए हम इसे सीख रहे हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव देते हैं उनको हम कहते हैं एसिड। वो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव देते हैं सॉल्यूशन में, वाटर में डिसॉल्व करने पर, उनको हम कहते हैं बेस। एग्जाम्पल देख लो आप, ये दो एग्जाम्पल दिए गए। जब HCl को वाटर में आप डिसॉल्व करते हो तो H पॉजिटिव अलग हो जाता है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है वाटर में डिसॉल्व करने पर। इसी तरह से जब NaOH को वाटर से रिएक्शन करते हैं हम, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ये टूट जाता है, ये आयोनाइजेशन होकर OH नेगेटिव बना, इसलिए ये बेस है, आयोनाइजेशन होकर H पॉजिटिव बना। ये कंसेप्ट कहलाता है आर्हीनियस कंसेप्ट। बहुत सारी चीजें समझाने में ये कामयाब रहा आर्हीनियस कंसेप्ट। क्या समझाने में कामयाब रहा? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। वाटर के बनाने को ये समझा पाया बहुत अच्छी तरह से, ये जो हमारे पास कंसेप्ट था, इसने ये समझा दिया कि किस तरह से वाटर बनता है। H पॉजिटिव लिया, एसिड ने दिया, जब मैंने एसिड लिया तो उसने H पॉजिटिव दिया, बेस ने दिया OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्लब कर गए, जुड़ गए, वाटर बन गया। H पॉजिटिव OH नेगेटिव ने वाटर बनाया, जो बचा रह गया वो रहा सॉल्ट। वाटर बनने की घटना एसिड बेस के रिएक्शन से हम आर्हीनियस कंसेप्ट से समझा पाए, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाए हम। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जैसे हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हमेशा फिक्स रहती है, क्योंकि वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हमेशा वाटर तो बनता ही बनता है इसमें, क्योंकि एसिड H देगा, बेस OH देगा, तो वाटर तो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे टाइप की चीजें जो कि बिल्कुल कहने को तो बड़ी प्रिमिटिव थी, बड़ी शुरुआती बातें थी, लेकिन फिर भी हम इन्हें काफी हद तक यूज कर पाए। इनकी लेकिन लिमिटेशंस भी थी। बात तो ठीक है, ये कुछ बातें न्यूट्रलाइजेशन वगैरह समझा दिया आर्हीनियस कंसेप्ट ने, लेकिन आर्हीनियस कंसेप्ट बहुत सारी चीजें नहीं बता पाया। अब जब इसने, आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि वाटर में आयनाइज होगा ये, तो एसिड को एसिड होने के लिए तो वाटर का होना जरूरी है। फिर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप वाटर नहीं लोगे तो क्या फिर एसिड H पॉजिटिव नहीं देगा क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस कंसेप्ट पर था। सबसे पहली लिमिटेशन या क्वेश्चन मार्क या सवाल जो उठा इस कंसेप्ट पर, वो ये था कि आर्हीनियस कंसेप्ट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट जरूर थी, और अगर वाटर की रिक्वायरमेंट थी तो वाटर के बिना कोई एसिड एसिड फिर भी क्यों हो जाता है, जबकि डिसोसिएशन तो सिर्फ आर्हीनियस ने वाटर में बताया था। तो एक तो ये लिमिटेशन हो गई। इसके अकॉर्डिंग, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, जो बिल्कुल परफेक्ट ड्राई HCl, ड्राई HCl मतलब वाटर जिसमें नहीं है, आसपास भी नहीं है वाटर, उसको एसिड की तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए था। या अगर HCl को आप वाटर की जगह किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लो, सॉल्वेंट वाटर नहीं लिया, कुछ और ले लिया, फिर भी इसे H नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहली कमी, लिमिटेशन इस आर्हीनियस कंसेप्ट की ये थी कि इसमें वाटर को नेसेसरी बताया गया था, जबकि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे पाए जाते हैं जिसमें वाटर के बिना भी कोई सब्सटेंस एसिड की तरह से एक्ट करता है। दूसरी बात हो गई हमारी
The concept does not explain acidic and basic character of in non-aqueous solvent. वही है जो अभी हमने किया. Non-aqueous solvent मतलब वाटर के बिना ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वाटर के बिना ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. Concept does not explain acidic and basic character of substance in non-aqueous solvent. कि वाटर के बिना ये क्यों एसिड होता है, कोई ये बात को नहीं समझा पाया अरेनियस कंसेप्ट. तीसरी जो बात है वो क्या है? तीसरी बात में इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स. अब जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये तो सॉल्वेंट की बात हो गई, लेकिन सॉल्वेंट के अलावा हमारे पास AlCl3 है. जो AlCl3 है इसमें ना तो H पॉजिटिव होता, भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड में तो H पॉजिटिव है ही नहीं, फिर ये क्यों एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है? इस बात का एक्सप्लेनेशन आरेनियस के पास नहीं था. जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन आरेनियस ने तो कहा था जो H पॉजिटिव देते हैं सॉल्यूशन में, इसके पास तो H है ही नहीं, क्या देगा H पॉजिटिव ये? तो ये एक्सप्लेनेशन आरेनियस के पास नहीं था. तो आपसे अगर क्वेश्चन दिया जाएगा कभी आपको कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आरेनियस कंसेप्ट, तो ये आप एक्सप्लेनेशन दोगे जो सामने लिखा है. इसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट है बेस एंड एसिड को समझाने के लिए, वो ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कंसेप्ट बोला गया. ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कंसेप्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंट था. एक पार्ट तो वही रखा गया जो हमारा आर्हेनियस वाला था. ब्रॉन्स्टेड लॉवरी ने मिलकर के ये एक कंसेप्ट दिया था. एक ब्रॉन्स्टेड थे, एक लॉवरी थे. एसिड उन सब्सटेंस को बोला गया जो H पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं. एसिड आर द सब्सटेंस which are provider of H positive. एक्वस कंडीशन की कोई बात नहीं कही गई यहां पर. वाटर है, बड़ी अच्छी बात है. नहीं है तो अगर उसने H पॉजिटिव दे दिया तो आप उसको एसिड बोलोगे. बेस के लिए यहां कहानी चेंज कर दी गई बिल्कुल. आर्हेनियस ने क्या बोला था? जो OH नेगेटिव देते हैं सॉल्यूशन में वो बेस है. इसने बेस की डेफिनेशन पूरी तरह बदल दी. इसने बोला जो H पॉजिटिव के एक्सेप्टर होते हैं, the substance which are acceptor of H positive. एक्सेप्टर मतलब कहीं से H ले लेते हैं. ऐसे कंपाउंड जो H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी रखते हैं. H पॉजिटिव को हम एक और भी नाम दे सकते हैं और वो है प्रोटॉन. H पॉजिटिव क्या होता है? थोड़ा सोच के देखो. H पॉजिटिव क्या चीज है? हाइड्रोजन एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो न्यूक्लियस बचेगा ना सिर्फ इसका. और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटॉन होता है. तो H पॉजिटिव इक्विवेलेंट विद प्रोटॉन. तो मैं H पॉजिटिव की जगह प्रोटॉन भी बोल सकता हूं. मैं बोल सकता हूं कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं. व्हाट इज प्रोटॉन? प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस. हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो जो बचेगा वो प्रोटॉन बचेगा. तो ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कंसेप्ट क्या कहता है? जो सब्सटेंस प्रोटॉन देते हैं वो एसिड है, जो सब्सटेंस प्रोटॉन लेते हैं कहीं से वो एसिड है, वो सॉरी बेस है. प्रोटॉन लेने वाले सब्सटेंस एग्जांपल देखो, जैसे H2O H पॉजिटिव.
बहुत एग्जाम्पल पढ़े भी हैं आपने, इनऑर्गेनिक में भी पढ़े। जब ये वाटर H पॉजिटिव से कॉम्बिनेशन कर लेगा तो करने पर ये बना देगा H2O की जगह ये एक और H पॉजिटिव आ गया तो H3O पॉजिटिव। तो इस वाटर ने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू बेस, ये नाम दिया गया ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट में बेस का। भूलना नहीं इस बात को। जिसने प्रोटॉन दिया वो एसिड, जिसने प्रोटॉन लिया वो बेस। प्रोटॉन लेने वाले सब सब्सटेंस बेस कहलाएंगे आज से, आज की डेट के बाद से। कौन लेगा प्रोटॉन, क्वेश्चन मार्क लगता है। कौन देगा प्रोटॉन, जिसके पास H होगा और आयोनिक होगा, ये तो बात समझ आती है। लेगा कौन लेकिन, जिसके पास लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर H पॉजिटिव के साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है। ये थोड़ी सी सोचने की बात है। यहाँ H पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s0 कॉन्फ़िगरेशन है, s ऑर्बिटल खाली है। H पॉजिटिव के पास ये खाली ऑर्बिटल एक अवेलेबल है, वाटर है मेरे पास, H ऑक्सीजन H। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक और लोन पेयर है, दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं। ये खाली ऑर्बिटल वाला H इसके नजदीक जब आएगा तो ये अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में दे देगा। ये डोनर, ये एक्सेप्टर। H पॉजिटिव इज एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, वाटर इज डोनर ऑफ लोन पेयर। जिसके पास भी लोन पेयर होगा, अगर है ही नहीं फिर वो बेस नहीं हो सकता। जैसे मीथेन है, CH4 बनाओ, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन के पास 4H है, लोन पेयर 0 है, नॉट बेस। और कौन है, हाइड्रोजन H2, बेस नहीं है, हो ही नहीं सकता कभी किसी भी कंडीशन में। एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई लोन पेयर नहीं है, कैन नॉट एक्ट एज बेस। कौन है बेस, कौन कौन हो सकते हैं बेस, एक वाटर हो सकता है, एक अमोनिया हो सकता है, एक अल्कोहल हो सकता है। ऑक्सीजन जहां भी होगा वहां लोन पेयर होगा। Cl नेगेटिव भी है, OH नेगेटिव भी है, नेगेटिव तो लेगा ही H पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव दिया है तो एकदम से H पॉजिटिव ले लेगा ये। OH नेगेटिव इज बेस, अल्कोहल बेस, अमोनिया बेस, वाटर बेस। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिनके पास भी दुनिया में लोन पेयर है वो सब बेस हैं। जिनके पास H है और वो दे सकते हैं, सिर्फ H होने से काम नहीं चलता। ब्राउनस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मीथेन जैसे H नहीं देता, CH4 के पास H है लेकिन देता नहीं है, तो मीथेन एसिड नहीं होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन H दे पाएगा, जो आयोनिक H रखता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से H लगा हुआ है। तो ये डेफिनेशन आपके काम की है, ये मैंने आपको समझा दी। इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना अच्छी तरह से। जैसे ये लिया मैंने, अब HCl है, HCl एसिड है, ये अपना H देगा, बिल्कुल रिडॉक्स की तरह से है, बस वहां हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, रिडॉक्स एक अलग चीज है। भाई देखो, रिकॉल करो रिडॉक्स को, एक ए था एक बी था, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये बन गया बी नेगेटिव, ये बन गया ए पॉजिटिव। ए का ऑक्सीडेशन हो गया, बी का रिडक्शन हो गया। बस ये काम अब हम एच में कर रहे हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन था, अब यहां एटम का H पॉजिटिव प्रोटॉन है, बस आप ये सोच लो, जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड है, जो ले रहा है। अच्छा, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता
कि बस ये फ्री में कहीं ऐसी टेस्ट ट्यूब है कोई, यहाँ HCl था, HCl यहाँ सीढ़ी लगाई इसने अपनी एक लैडर, यहाँ चढ़ गया ये ऊपर HCl, यहाँ खड़ा हो गया और अपना H निकाल के बाहर फेंक दिया इसने H पॉजिटिव और बोल दिया आवाज लगा के मैं एसिड हूं। ऐसा नहीं हो सकता, कोई होगा इस H को लेने वाला, तब ये अपना H देगा। यानी एसिड तब एसिड है जब कोई बेस अवेलेबल है, उसकी पहचान तब है। जैसे ऑक्सीडेशन तब होगा जब किसी का रिडक्शन होगा। बस वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात हो रही थी, ये प्रोटॉन के टर्म्स में बात हो रही है, इतनी बात है। कोई अकेला HCl हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे मैंने ये बताया कि HCl है, गया बस उसने कहा ऊपर से निकल के H कहीं बाहर फेंक दो अकेले, नहीं ऐसे नहीं होगा। कोई इसको मिला HCl को, लाइक वाटर ही मिल गया, बड़ी इज्जत के साथ ही अपना H पॉजिटिव इसके लोन पेयर को देकर खुद Cl नेगेटिव बना देगा, साथ में H3O पॉजिटिव बना देगा। तो अब इसने क्योंकि H पॉजिटिव को गेन किया तो ये बेस है, इसने क्योंकि H दिया तो ये एसिड है। जो अर्हीनियस ने बोला था कि H पॉजिटिव फ्री रह सकता है कहीं, वो वाली बात नहीं है। H पॉजिटिव फ्री कहीं नहीं रहेगा। सोचने की भी बात है, प्रोटॉन कितना छोटा सा होता है, कहां रहेगा बेचारा वो अकेला, इतना छोटा सा नन्ही सी जान। तो इतना छोटा होता है कि एटम में जो वॉल होगी ग्लास की ट्यूब की, उसमें से पार भी निकल सकता है प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल निकल सकते हैं, तो अल्फा पार्टिकल से तो छोटा ही होता है प्रोटॉन, सोच के देखो। तो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है प्रोटॉन का, किसी के साथ चिपक के रहेगा, या तो HCl के साथ या वाटर के साथ। जब ये दोनों टकराएंगे HCl एंड वाटर, तो HCl अपना H दे देगा वाटर को, वाटर गेन कर लेगा, HCl दे देगा। ये रहेगी बात, ये रहेगी कंडीशन। इसको बोलते हैं हम कि ये एसिड बेस कंसेप्ट है। ये एसिड बेस कंसेप्ट हम सोच पाएंगे जब जब दोनों इकट्ठे साथ मिक्स होंगे। अब रिवर्सिबिलिटी पे ध्यान दो दूसरी तरफ, ये तो बात हो गई, इसने H दिया, इसने लिया, ये बेस हो गया, ये एसिड। ये वापस कभी इसके दिमाग में आए, चलो काफी टाइम हो गया, H मेरे पास ही है, Cl बेचारा अकेला है, इसे वापस दे दो H, वापस दिया, क्या बनेगा HCl, वाटर, रिवर्स हो गया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसीलिए हम इसे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये एक इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश हो जाता है जो आयनिक कंपाउंड में पॉसिबल है। यही हमारे इंटरेस्ट की बात है इस चैप्टर में। हम एसिड बेस में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस इक्विलिब्रियम में इंटरेस्टेड हैं। जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा हमें तो उससे मतलब है, लेकिन उससे पहले ही हमें एसिड बेस पता तो होना चाहिए कि एसिड बेस होता क्या है, उसके बाद ही तो पता चलेगा फाइनली। एक बात तो ये हो गई। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, CH3COH। ये एसिड अगर बोला जाता है एसिटिक एसिड, तो ये अपना H देगा, डोनर को एसिड नाम दे दिया, एक्सेप्टर को हमने बेस नाम दे दिया। क्या बना राइट हैंड पर, H3O पॉजिटिव बना, CH3CO नेगेटिव बना। फिर थोड़ी देर के बाद इसे लगा के वापस दे दो H, इसने वापस दे दिया, इसने गेन कर लिया, इसने दे दिया, तो वापस ये बेस एसिड बन गया। जब ये वापस हो रहा है रिएक्शन, तब H3O पॉजिटिव एसिड है। रिवर्स रिएक्शन के लिए, वापस होने के लिए H3O पॉजिटिव इज एसिड, और क्योंकि ये H गेन कर रहा है ये बेस। तो लेफ्ट हैंड पर भी एसिड बेस, राइट हैंड पर भी एसिड बेस। रिवर्सिबल तो तभी होगा भाई, H दिया इसने, अब वाटर H3O पॉजिटिव बनकर इसने वापस इसे रिवर्स बैक कर दिया। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकते हैं। HCl and CH3COH are acid because they donate a proton to water। ये तो सिंपल बात हम कर ही रहे हैं। बस ये डेफिनेशन आरेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड वाली दोनों अलग अलग डेफिनेशन है।
NH3 and CO3 negative are base because they accept a proton from water. ये दूसरा एग्जाम्पल दिया इन्होंने। NH3 कैसे, ये एग्जाम्पल जो दूसरा वाला है वो मैं बता रहा हूं यहां पर आपको। अमोनिया है सपोज करते हैं, प्लस वाटर, अब जो बनता है इसमें ये बनता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव फिर देकर रिएक्शन को वापस कर देता है। ये बेस है, इसने H गेन किया है, बेस। इस वाले रिएक्शन में वाटर ने क्या किया, ये सोचने की बात आ गई, अच्छी तरह से सोच करके बता दो। इस वाले रिएक्शन में वाटर ने क्या किया, वाटर ने H दिया इसको अपना। अगर वाटर ने H अपना इसको दिया है तब यहां वाटर इज वर्किंग एज एसिड। जरूरी नहीं है कि स्टांप लग गई वाटर पे के बेस हो गया था यहां तो बस हमेशा बेस रहेगा। जब H लेगा वाटर तो बेस होगा, जब H देगा वाटर तो एसिड होगा। इस वाले रिएक्शन में जो सामने है यहां वाटर एसिड है, इस वाले रिएक्शन में जो 1 लिखा है इस वाले रिएक्शन में वाटर बेस है, क्योंकि H को गेन किया है इसने। तो ये जो लिखा है अमोनिया वर्किंग एज बेस, ये इस रिएक्शन के लिए लिखा है। ऐसे ये वाला रिएक्शन अलग है, क्योंकि ये प्रोटॉन्स वाटर से गेन कर रहे हैं। अब देखते हैं ये तो वही बात जो सारी मैंने बता दी वही लिखी है। रिएक्शन 1 में क्या किया, H3O पॉजिटिव ने वापस दे दिया इसको। ये देखो रिएक्शन 1 में देखो H3O पॉजिटिव ने H से वापस दे दिया, तो ये H3O पॉजिटिव क्या रहा, एसिड रहा अब, और ये बेस रहा। रिवर्स रिएक्शन के लिए बेस एसिड दोबारा से हम डिसाइड करेंगे। फॉरवर्ड के लिए HCl एसिड है, रिवर्स के लिए H3O पॉजिटिव एसिड है। फॉरवर्ड के लिए वाटर बेस है, रिवर्स के लिए Cl नेगेटिव बेस है। दोनों डायरेक्शन के पता होने चाहिए एसिड बेस। तो यहां अगर आप ध्यान देते हो तो एक पेयर बन रहा है एसिड बेस का। कैसे देख लो एक बार, फिर से लिख रहा हूं मैं, HCl प्लस वाटर गिविंग यू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। HCl से Cl नेगेटिव बना, किस चीज का अंतर है, सिर्फ एक H पॉजिटिव का। एक H पॉजिटिव प्लस नहीं, ये इसने माइनस किया, HCl ने एक माइनस कर दिया H को। इन दोनों में भी H का ही अंतर है, इसने H को गेन कर लिया पॉजिटिव को। यही तो फर्क आ गया बस एक, बाकी तो कोई भी फर्क नहीं है इनमें, H का एंड H का अंतर है। तो हम बोल सकते हैं कि HCl एंड Cl नेगेटिव एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स का पेयर है जो H पॉजिटिव के एक्सचेंज से एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इधर से इधर आता हूं, इस वाली साइड चलता हूं, तो ये H पॉजिटिव गेन कर लेगा। अगर मैं HCl से इधर आता हूं तो ये HCl माइनस कर, H पॉजिटिव माइनस कर देगा। तो HCl Cl में किस चीज का अंतर आ रहा है दोनों डायरेक्शन में जाने पर, आप ऐसे सोचो, HCl से अगर मुझे Cl नेगेटिव करना है तो इधर से इधर चलने में तो मुझे माइनस H पॉजिटिव करना पड़ेगा, और इधर से इधर चलने के लिए H पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को हम कॉन्जुगेट नाम दे देते हैं। एक नया टर्म जो अब मैं बोलूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम नाम दे देते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये वाला एसिड और ये वाला बेस।
ये तो बेस है ना, और ये तो एसिड है ना, क्योंकि H दे रहा है। फॉरवर्ड के लिए बोल रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन के लिए, या रिवर्स के लिए भी बोल सकते हो फिलहाल तो, लेकिन मैं फॉरवर्ड की बात करूं अगर, तो ये एसिड है, ये बेस है। अगर कोई एसिड किसी बेस के साथ उसका रिलेशन ये है कि सिर्फ एक H पॉजिटिव बीच में आ रहा है, तो वो नाम दिया जाएगा कि कॉन्जुगेट बेस है। मैं यहां इसको बोलूंगा Cl नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। काम की बात है ये, देखो बिल्कुल इसे मिस मत करना, यहां से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो गई है। एक स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, दूसरा क्या रहेगा स्टेटमेंट, HCl is conjugate acid of Cl नेगेटिव। आप ऐसे बोल दो इसी बात को, चलेगी बिल्कुल। HCl is conjugate acid of Cl negative, Cl negative is conjugate base of HCl। ये दो स्टेटमेंट आपके लिए काम के हैं, ये सीखना कि कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस क्या होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये तो रेफरेंस एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल के अलावा हर जगह पर आपको ये पता होना चाहिए कि किसी का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करना है। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए उसमें बाहर से H ऐड कर दो, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए उसमें से H हटा दो। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम क्या करें, बेस वो होगा जो H को गेन करेगा, कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, जो H देगा। तो H ऐड करना, H माइनस करना, किसी सब्सटेंस में H ऐड कर देना, उसको क्या बना देता है, कॉन्जुगेट बेस बना देता है। H निकाल देना, कॉन्जुगेट एसिड बना देता है। तो ये जो पेयर लिखा है ये टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस में सिर्फ एक H पॉजिटिव का फर्क आ जाता है, और इसमें कोई भी अंतर नहीं होता, सिर्फ एक H पॉजिटिव का फर्क है। H पॉजिटिव लेकर कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, सोचने के लिए, तो आप उसे सोच सकते हो। कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस। अब ये एक और स्टेटमेंट आपके काम का आ गया, ये स्टेटमेंट आपके बहुत काम का हो जाता है। मेरे पास अगर कोई एसिड है तो मैं ये तो लिख ही सकता हूं, बेस लिख दे सकता हूं, प्लस H पॉजिटिव लिख सकता हूं। ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है, ऊपर लिखा है ये वाला। अगर अगर की बात है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये बेस जरूर 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 वीक होगा। ये बिल्कुल सी सॉ की तरह से है, अगर ये नीचे है तो ये ऊपर ही ऊपर होगा, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ये वीक है एसिड तो इसका कॉन्जुगेट बेस जरूर स्ट्रॉन्ग होगा। ये रिलेशन है दोनों में, अभी समझा भी दूंगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, बड़ा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से समझ आ जाएगी बात। लेकिन पहले आप इसको बात को जान लो अच्छी तरह से। कोई भी एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तब उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वीक बेस होता है। इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग then its conjugate base is weak.
If acid is weak, its conjugate base is strong. बनता कैसे conjugate base? H हटा दो एसिड से, conjugate base बन जाएगा. conjugate base से एसिड कैसे बनता है? H ऐड कर दो, conjugate एसिड बन जाएगा. अगर आपको कहा गया कि HCl एक ऐसा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो आपको HCl दिया गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिड है जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया मैंने, क्या बना? Cl नेगेटिव. अगर मैंने आपको बता दिया कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप एकदम से बोल दोगे कि Cl नेगेटिव वीक बेस होगा. मैं कहता हूं कि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप कहोगे Cl नेगेटिव बहुत वीक बेस होगा. मैं आपको कहता हूं कि HCl थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप कहोगे कि Cl नेगेटिव थोड़ा सा वीक बेस होगा. किसी ने आपको स्टेटमेंट दिया कि HCl बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप कहोगे Cl नेगेटिव बहुत 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 वीक बेस है. ये सीसॉ याद रखो बस, ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ऊपर जाएगा, बस इतनी बात है. लिमिट होती है दुनिया में हर चीज की. जमीन आ जाएगी एक लिमिट के बाद जाके थोड़ी देर के बाद आप कहोगे तो रुक जाएगा. तो लिमिट के साथ ही होती हैं सारी चीजें दुनिया में, हर चीज की लिमिट है. तो एक लिमिट के दायरे में हम बात कर रहे हैं. जैसे 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 एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है. जैसे जैसे एसिड वीक होता रहता है, कॉन्जुगेट बेस ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग होता रहता है. ये बस की पॉइंट है एसिड बेस को के कंसेप्ट को जानने के लिए. और ये यहां पर नहीं, सिर्फ इक्विलिब्रियम में नहीं, सिर्फ इनऑर्गेनिक में नहीं, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक में नहीं, हर तरह की केमिस्ट्री में यूज होने वाला कंसेप्ट है. जैसे केमिकल बॉन्डिंग इस्तेमाल होता है ना हर जगह, ऐसे ही ये वाला एक कंसेप्ट बड़े काम का है. इतना आसान है ये, इतना आसान है कि लोग बाग इसे पढ़ते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, इसे छोड़ देते हैं. लेकिन जब प्रॉब्लम करने आते हैं तब अटक जाते हैं, याद ही नहीं रहता है तो कुछ भी नहीं, बस इतना ही तो है कि एसिड स्ट्रॉन्ग तो कॉन्जुगेट बेस वीक. अब ऐसा बोल क्यों रहे हैं भाई हम, ये भी सोच लो. कोई ऐसा थोड़ी है कि बड़ी मुश्किल बात है सोचने की. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होने का क्या मतलब है? मतलब ये बहुत ज्यादा तेजी से एकदम से H देगा, किसी को भी देगा. कोई भी H लेने वाला है, यहां बेस बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव प्लस वाटर ले लिया मैंने और यहां लिख दिया H3O पॉजिटिव. मैं इसको, इस वाले कॉन्जुगेट एसिड बेस को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कंसीडर कर रहा हूं, इसको नहीं सोच रहा मैं अभी, मैं इस वाले सिस्टम को सोच रहा हूं अभी सिर्फ. तो अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग बोल बैठा, मतलब मैंने मान लिया कि ये H ज्यादा देगा. अगर ये ज्यादा देगा तो Cl नेगेटिव के पास ये आने की कोशिश नहीं करेगा वापस. ये H पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है. मैं HCl को बता चुका कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये H ज्यादा देना चाह रहा है. देना चाह रहा है तो कम लेना चाह रहा है ये Cl नेगेटिव. अगर ये ज्यादा लेना चाहेगा तो एकदम से रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन. रिएक्शन तो एक ही डायरेक्शन में तेज होगा. अगर मैं बोल रहा हूं कि फॉरवर्ड ज्यादा है रिएक्शन, तब तो रिवर्स कम होगा. मैं बोल रहा हूं रिवर्स ज्यादा है तो फॉरवर्ड कम होगा. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो मतलब ये दे ज्यादा रहा है H, Cl नेगेटिव कम ले रहा है वापस. कम लेने का मतलब ये वीक बेस है, ज्यादा H देने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है. इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है. HCl के साथ अब ये HCl एंड Cl नेगेटिव, इसमें रिलेशन H का यही तो है कि ये H इधर आना चाहता है और ये Cl नेगेटिव दोबारा से H गेन करके ये बना दे. हम बोल रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड
ये बात हमने एक्सेप्ट कर ली कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इसने H दे दिया। अगर आप ये कह रहे हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि अगर इसने H दे ही दिया तो वो तो Cl से गया, Cl वापस नहीं लेगा उसे। अब Cl अगर वापस ज्यादा तेजी से ले लेगा फिर ये वीक एसिड हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम वापस दिशा में चलेगा, उल्टी दिशा में चलेगा। फॉरवर्ड ज्यादा अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, ऐसे समझो 100 मॉलिक्यूल है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब 90 HCl बन गए, 90 H पॉजिटिव बन गए, 90 Cl नेगेटिव बन गए। अब हमने तो बात ये मान ली कि सिर्फ 10 ही अनडिसोसिएटेड रहे, फिर अगर मैं इसे बोल दूंगा कि H इसे वापस इसके पास आ जाएगा, इसका मतलब है मैं मान रहा हूं कि 90 से कम अनडिसोसिएटेड रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है रिवर्स को हम कम कर दे रहे हैं। तो एक ही दिशा में रिएक्शन बढ़ सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक बेस होगा, ये वाली बात आपको माननी होगी। अब मैं आपको कुछ जैसे एक दो क्वेश्चंस अगर आपसे पूछता हूं, जस्ट आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आपको ये बताना होगा कि एसिड, कोई भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस किस तरह से हो सकते हैं। दूसरी बात, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस हम कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन मैं दूंगा, अभी आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, पहले आप इसे एग्जाम्पल को देख लो। कॉन्जुगेट एसिड बेस की बात कर लो। HCl एसिड है, HF, HCl यहां बेस है इस रिएक्शन में, क्योंकि ये जो HF है अपना H इसको देता है, ये गेन कर लेता है H, क्योंकि यहां हमने जो गिवन इक्वेशन है उसमें H2Cl पॉजिटिव लिख दिया, ये रिवर्स होगा, रिवर्स होके ये बन जाएगा। अब ये एसिड है। अब फिलहाल हम इसमें स्ट्रॉन्ग या वीक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड तो बता ही सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस तो बता ही सकते हैं। तो ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट है। यूटिलिटी भी हम इसकी देखते हैं, लेकिन यूटिलिटी से पहले मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये जल्दी से मुझे आप इनके आंसर बताओगे कि आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में आपको इन सब के कॉन्जुगेट बेस लिखने हैं। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसमें आपको कॉन्जुगेट एसिड बताना है। दूसरा क्वेश्चन और लिख दिया मैंने आपको, और ये क्वेश्चन है राइट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ फॉलोइंग। तो एक एक करके इनके आंसर करने हैं आपको। तो इन आंसर को फोकस करो, सोचो। जब हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना होगा तब हमें एक H पॉजिटिव रिमूव कर देना होगा। एनसीईआरटी में कई सारी प्रॉब्लम दी हुई है बाहर, बाद में ऐसी। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल से H हटा दो। ये सारे केसेस यही किए, वाटर से H हटाया OH बन गया, HCl से H हटाया Cl, माइनस H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव, माइनस H पॉजिटिव। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए ऐड H पॉजिटिव, ये H ऐड कर दिया, प्लस H पॉजिटिव कर दो HCl में, H2Cl पॉजिटिव, प्लस H पॉजिटिव कर दिया, चार्ज बढ़ेगा। पहले से नेगेटिव है तो न्यूट्रल हो गया, पहले न्यूट्रल है तो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव होते तो एक नेगेटिव रह जाता। अगर मैं कहता ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो एक H पॉजिटिव ऐड कर दो, OH नेगेटिव, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस को आपको कंपेयर करना है। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, ये भी फर्दर बहुत कॉन्सेप्चुअल बड़े काम का क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड्स
आर गिवन, ये गिवन है, दे दिया गया हमें कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr वीकर है, HCl और वीकर है, HF और वीकर है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एसिड स्ट्रेंथ का, सबसे ज्यादा सबसे कम। क्वेश्चन जो दिया आपको, राइट ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ ऑफ देयर conjugate base इनके कॉन्जुगेट बेस की आपको स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, जो ये एसिड का ऑर्डर हमें दे दिया गया। जल्दी से सॉल्व करो इसे, 1 मिनट देता हूं करने को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी जो पढ़ा गया रिलेशन है उसको आप कंसीडर करो। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is inversely related with strength of base, नहीं conjugate base, प्लीज यहां गड़बड़ लगेगी। इसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस की बात हो रही है, किसी और बेस की बात नहीं हो रही है दुनिया के। जितना ये ज्यादा बेसिक होगा उतना ये वीकर एसिड होगा, जितना ये वीकर बेस होगा उतना ये स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये याद ऐसे रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस मत याद रखना, कहीं और पहुंच जाओगे। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस इसी वाले एसिड की जिसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो एसिड जितना जितना ज्यादा होता जाएगा बेस उतना उतना कम होता जाएगा। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनाया, आई नेगेटिव। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है तो सबसे वीक बेस ही यहां लिखा जाएगा, आई नेगेटिव यहां। फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया बी आर नेगेटिव, उससे वीकर है तो ये उससे स्ट्रॉन्गर है। फिर उससे स्ट्रॉन्गर बेस Cl नेगेटिव, उससे स्ट्रॉन्गर F नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस F नेगेटिव। ये आयनिक इक्विलिब्रियम को गवर्न करेंगे ये सब। बेस स्ट्रांग होगा तो ज्यादा H लेगा, एसिड स्ट्रांग होगा तो ज्यादा H देगा। इससे हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम के। अगर मैं कहता हूं कि एक एसिड है AH है, ये नाम दे दिया आपको इसको और बता दिया कि ये स्ट्रांग है। एक एसिड और दूसरा कोई है A-H, ये वीक है। मुझे पता चल गया कि इसमें इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा है, A नेगेटिव ज्यादा बन रहा है, H पॉजिटिव ज्यादा बन रहा है, रिवर्स कम हो रहा है। ये वीक है, इसका मतलब है फॉरवर्ड कम हो रहा है, ये A नेगेटिव कम बन रहा है, H पॉजिटिव कम बन रहा है, रिवर्स ये ज्यादा बन रहा है। डायरेक्शन गवर्न हो गया इसकी स्ट्रेंथ पता करके, इक्विलिब्रियम किधर ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। K की वैल्यू का कुछ कुछ आइडिया लग जाना चाहिए। K इक्विलिब्रियम कम होगा वीक एसिड के लिए। फॉर वीक एसिड K इक्विलिब्रियम, जिसको हम यहां Ka नाम देते हैं, A मतलब एसिड, तो K इक्विलिब्रियम एंड Ka ज्यादा नहीं कम फॉर वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये K इक्विलिब्रियम या Ka ज्यादा होना चाहिए। रिलेटेड है वही, आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम रूल्स तो एक ही लगेंगे, लेकिन बस यहां क्योंकि आयनाइजेशन हो रहा है तो कुछ बात इसमें एडिशनल लग जाती है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में हमें इतना ही रखना चाहिए।
इसको अच्छी तरह से आप पक्का करोगे तब हम अगली क्लास आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का पक्का करना आपका काम हो जाता है। ये जो एसिड, बेस, इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये मैंने दिए हैं, इनके एग्जाम्पल्स पक्के तरह से कर लेना। मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा आपको, अगर नहीं कर पाए हो आप तो पीडीएफ से आप इन एग्जाम्पल्स को नोट करके प्रैक्टिस कर लेना।